डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है। गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 1। दानहिंग, क्या तुम पत्नी चाहते हो या नहीं? मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 1। दानहिंग, आप क्या पत्नी चाहते हैं या नहीं? हे ड्रैगन देवता, तैलीय दिव्य लोक में नरसंहार करने के लिए पशु देवताओं का नेतृत्व किया गया है। अपराध अक्षम्य है। आज हम देवता तुम पर अंतिम निर्णय सुनेंगे। एक पवित्र बर्फ औरली आवाज आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। एक गहरे लाल रंग के शीर्ष से तीव्र प्रकाश निकल रहा था, मानो कोई धधकते सूरज से आ रहा हो। एक विशाल तलवार को ऊंचा उठाया गया, उसकी धार पर अनंत विनाश की भावना का मिश्रण हो रही थी, मानो वह पूरी दुनिया को चुरा सकती है। तलवारों की धार के नीचे काले बादलों के बीच एक ड्रैगन पड़ा था, जिसके शरीर से खून निकला था। ऊपर मौजूद विशाल शिखर की तुलना में वह बहुत छोटा दिखता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके अंतर्संबंध में भय से बहुत बड़ी हुई थी, क्योंकि दिव्य तलवारों को नीचे देखा जा रहा था। जिस क्षण तलवारें नीचे गिरी, अचानक उसका एक रंग का शीर्ष दिखाई देने लगा। वह एक शांत और एकांतप्रिय युवती थी, जिसके साथ फोरसेन पर ड्रैगन के सींग थे। उसने एक जल अजगर को बुलाया ताकि वह दिव्य तलवारों से सीधे युद्ध करे। भीषण टक्कर का कारण उसके पीछे मौजूद स्टाया 2 ड्रैगन्स का विभाजन हुआ। सिल्वर के रंग के ड्रैगन में से एक डरावना युद्ध क्षेत्र से भाग गया। पीछे मुड़कर उसने अपनी ओर से नीले रंग के शीर्ष की ओर रुख किया। गुएना की अचानक खुली हवा। उनकी खूबसूरत आंखों में भय की झलक साक्षात दिख रही थी। वह आखिर कौन है? अगर मुझे उसकी मदद मिल जाए तो पशु देवताओं की महिमा निश्चित रूप से बहाल हो सकती है। उसमें एक ड्रैगन की आहट है, लेकिन ये ड्रैगन देवता से उत्पन्न नहीं होता। गु युएना ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। दिव्य लोक से भागे हुए उसे कई साल हो गए, लेकिन उस आदमी की परछाई उसके दिल में और भी साफ हो गई थी। धीरे धीरे वह उसे आत्मा राक्षसों के पृष्ठ की कुंजी के रूप में देखने लगी। अंततः केवल अपनी शक्ति के बल पर वह दिव्य लोक का मुकाबला कभी नहीं कर सका। एक स्थानिक तरंग प्रकट हुई। उसके बाद एक आवाज आई, गुरुजी, आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे वह मिल गया है। हेवन 2 साम्राज्य स्टार 2-1 के पास एक छोटा शहर स्थित है। लाइब्रेरी के इनसाइड कॉमर्स सफ़ेद और नीले रंग के चोगे में लोरा एक युवा काउंटर पर किताब पढ़ रही थी। उनके छोटे काले बाल सभी तरह के थे। कई वर्षों तक डोलुओ महाद्वीप पर रहने के कारण डैनहिंग को इस जीवन शैली की आदत पड़ गई थी। अब कोई वैज्ञानिक शक्ति उसका पीछा नहीं कर रही थी। उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। उन्हें अपनी वर्तमान जिंदगी से अटूट प्यार था और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी पास दे। दाहिंग, तुम क्या पत्नी चाहते हो या नहीं? अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला समकक्ष प्रकट हुई और विस्थापित हुई लगी। दानहिंग ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। उसने अपना सिर हिलाया। उनके सामने खड़ी महिला लाइब्रेरियन थी। एक आम मध्यम आयु वर्ग की महिला की तरह वह शादी के बंधन के बारे में काफी उत्सुक थी। दानहिंग यहाँ 7 साल से रह रहा था और 100 से ज्यादा महिलाओं से मिल चुका था। चाहे कितनी ही बार उसने इस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया हो, लाइब्रेरियन इससे कभी नहीं थका। उसने ताली बजाई। दानहिंग, तुम इससे बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे। हमारे नगर प्रमुख ने भी लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया है। तुम तो वाकई एक असाधारण नौजवान हो। अगर तुम्हें पत्नी नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मेरे साथ आओ, तुम अपनी किताबें बाद में पढ़ सकते हो। उसने दानहिंग का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। दानहिंग ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार उसकी ताकत के सामने अगर वह सचमुच बल प्रयोग करता तो एक अधेड़ उम्र की महिला को उठाना तो दूर, पूरे शहर को ही उठा सकता था। लाइब्रेरियन के पीछे पीछे बाहर जाते हुए उसने फैसला किया कि जब वह इस महिला से मिलेगा तो वह उसे सीधे तौर पर मना कर देगा। पुस्तकालय के पास एक आलीशान रेस्तरां के बाहर दानहिंग थोड़ी देर रुका और पूछा, लाइब्रेरियन जी, क्या ये शहर का सबसे महंगा रेस्तरां नहीं है? पुस्तकालय प्रशासक के रूप में उनका मासिक वेतन मात्र 1 सोने का सिक्का था। वे यहाँ भोजन भी नहीं कर सकते थे। लाइब्रेरियन मुस्कुराए, अरे चिंता मत करो, ये युवती हमें मुफ्त में खाना खिला रही है। इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। शोर सुनकर वह मुड़ गई। उसकी पीली सफ़ेद त्वचा में हल्की सी पारदर्शिता थी और उसकी बैंगनी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल टखनों तक लहरा रहे थे, जो तरल चांदी की तरह चमक रहे थे। वे न केवल चिकने और रेशमी थे, बल्कि उनमें क्रिस्टल जैसी चमक भी थी। उसकी सुंदरता शब्दों से परे थी। कोई भी वर्णन उसके अलौकिक स्वरूप का सही वर्णन नहीं कर सकता था। वहां मात्र खड़ी रहने पर भी वह एक जीवंत कृति प्रतीत होती थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दानहिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। हालांकि वह स्वभाव से ठंडा और आरक्षित था, लेकिन वह सामाजिक मानदंडों से अनभिज्ञ नहीं था। इतनी असाधारण रूप से सुंदर महिला इस छोटे से शहर में कैसे प्रकट हो सकती थी? और भला उसे शादी के लिए किसी से मिलवाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? दानहिंग, क्या तुम हैरान हो?
वह तो बड़े शहर से है। उसका नाम गु युएना है। तुम दोनों को अच्छी बातचीत करनी चाहिए। मिस गु, कृपया उसे माफ़ कर दीजिए। दानहेंग अच्छा लड़का है, बस थोड़ा शांत है। संक्षिप्त परिचय देने के बाद लाइब्रेरियन ने डैनहेंग को एक कुर्सी पर धकेल दिया। फिर वह तुरंत दरवाजा बंद करके चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दानहेंग के होंठ हल्के से फड़क उठे। गु युएना ने उसे ध्यान से देखा। एक अद्वितीय सुंदर युवती होने के नाते किसी को इतनी खुलेआम देखने पर भी उसे असहजता महसूस नहीं हुई, बल्कि वह मंत्रमुग्ध हो गई। दानहेंग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था, लेकिन उसका हृदय विचलित रहा। उसने स्पष्ट रूप से कहा, माफ़ कीजिए, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। गु युएना ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके सामने बैठी उसकी बैंगनी आंखें शरारत से चमक रही थीं। क्या इसका कारण यह है कि मैं आकर्षक नहीं हूँ? नहीं, तो फिर आपकी चिंताएं क्या हैं? सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। गु युएना के होंठ हल्के से मुड़े और उसने साहपूर्वक और एकाग्रता से दानहेंग को देखा। परी जैसी दिखने वाली उस युवती की आंखों में उसका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दानहेंग क्षण भर के लिए स्थिर रह गया। अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक छोटे जानवर के पास जाकर शिकार कर रहा हो। यह एहसास, ये शुद्ध हत्या का इरादा तलवारों के समान था, लेकिन साथ ही अलग भी था। मनेरवश डेनहिंग तुरंत वहां से नहीं चले गए। मैं अपनी सारी तनख्वाह पर खर्च कर देता हूँ। मेरी पत्नी का खर्च बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। नकली मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ प्रवेश की आवश्यकता है। गु युएना ने अपने पतले हाथ पर रुकी और उसकी आंखों में एक मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरा वर्तमान घर केवल मेरे लिए अकेले के लिए बहुत बड़ा है और मैं नया घर खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता। दानहेंग ने आगे कहा। गु युएना ने थोड़ी सी बर्नहें सिकुड़ी और फिर भारी है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर दानहेंग को राहत महसूस हुई और वह जाने के लिए तैयार हो गईं। चूंकि हम पति पत्नी होंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें एक ही साझा करना होगा। एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा मैं हमारे लिए हमारे बचपन के घर के रूप में एक संपत्ति खरीद सकता हूँ। गु युएना ने पतले मोती के साथ बात की। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अब दानहेंग का पूरी तरह से चित्रण था। वह अपनी प्रतिष्ठा या धन के पीछे नहीं था। वह बिल्कुल वैसे ही के पीछे लगा था। उसने जहां भी अयस्क का निर्माण किया, उसने कैथोलिकों से इनकार कर दिया। माफ़ करो, लेकिन मेरे स्वभाव के कारण मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। दानहेंग ने सीधे सीधे जाने का निर्णय लिया और खजाना लगा लिया। आपकी पर्सनैलिटी, आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते? गुएना ने अचानक पूछा। दानहेंग ने सिर हिलाया। हाँ, तो मुझे खेद है, लेकिन यह असंभव है। तो फिर अगर मैं कहूँ कि अगर तुम मुझे मना कर दोगी, तो मैं रुककर पंखुड़ियाँ हमेशा परेशान करता रहूँगा। गु युएना ने अपनी आंख सिकोड़ी और उसके चेहरे पर एक धूर्त मस्का लगाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दानहेंग उसे चॉकलेट से नारियल रही। इतनी कोमल और शालीन लड़की इतनी बेशर्मी भरी बात कैसे कह सकती है? अगर आप आदमी हैं तो हम छुट्टी होने का नाटक कर सकते हैं। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इस तरह कोई और आपको नहीं चाहिए। क्या ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं है? दानहेंग चुप हो गया। इस बारे में लॉग में चर्चा पर यह घटिया बात चल रही थी। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहेंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 2, पति की उन्नति योजना। मुफ्त वेब उपन्यास। पति की उन्नति योजना। अपने फिलिस्तीनी जीवन को बनाए रखने के लिए दानहेंग ने समझौता किया और गु युएना के साथ एक नकली शादी के लिए सहमति व्यक्त की। पुस्तकालय ये समाचार साझा करने पर प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष ने तुरंत पुस्तकालय बंद करने का आदेश दिया। सभी कर्मचारियों को दानहेंग की शादी की रस्म में शामिल किया गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दानहेंग को तुरंत ही किसी स्क्रिप्ट की बू आ गई। रिफल तब जब उसने गु युएना को लाइब्रेरियन को बड़ी नकदी देते हुए देखा। रुको, तो क्या वे इसके लिए पहले से तैयार होकर आए थे? जब बाकी लोग अपनी शादी के घर की सजावट में शामिल थे, तब गु युएना ने दानहेंग को आंख मारते हुए कहा, आज से हम पति पत्नी हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दानहेंग के मूड फफड़ाए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अभी एक जाल में फंस गई है। दानहेंग का घर छोटे शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, एक और फार्म हाउस जिसमें सामने एक सब्जी का बगीचा था। अंदर केवल एक बैठक कक्ष और एक शयन कक्ष था। बाल छोटे होने का कारण आपकी सफाई जल्दी हो गई। कुछ ही समय में एक प्रियजन से अधिक लोगों के प्रयास से उसने एक भव्य शादी के घर की तरह सजावट की। उन्होंने सबसे पहले से ही लाल कालीन, लाल रेशम और शादी की अन्य साज सज्जा की चीजें तैयार कर रखी थीं। एक बैंड पूरे उत्सव का संगीत बजा रहा था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
डैन हेंग वहां अवाक खड़े रहे। जब उसने अपने बगल में कॉलोनी में परी जैसी दिखने वाली गु युएना पर एक नज़र डाली तो उसने सोचा क्या उसका जैविक जीवन वास्तव में बरकरार रहेगा। तब तक देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। उनमें से ज़्यादातर महिलाएं कहती हैं, और जब उन्हें पता चला कि डैन हेंग की शादी हो रही है तो वे बेहद दुखी हो गईं। फिर उन्होंने अंत में दुल्हन के बारे में जाना, लेकिन जैसे ही उन्होंने गु युएना को देखा वे सब चुप हो गए। शादी का जोश भरा जश्न रात भर रहा। मेहमान धीरे धीरे एक एक करके चले गए। अंत में दुल्हन के कमरे में केवल डैन हेंग और गु युएना ही रह गए। लाइब्रेरी के अध्यक्ष और लोगों द्वारा डैन हेंग को अन्य लोगों को एक पोर्टफोलियो वस्त्र पहनाया गया जिससे वह वंचित महसूस कर रहे थे। उसने उस कंपनी पर फ्लैट देखा जो लाल दुल्हन के घूंघट में लोनली हुई थी। अगर उसे अब भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो वह बिल्कुल मूर्ख होगा। डैन हेंग कुछ कहना चाहते थे लेकिन उत्साह बढ़ गया। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी का पलंग था। एक व्यक्ति के लिए ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन दो लोगों के लिए वे एक दूसरे से सत्कार सोएंगे। लाल घूंघट ओढ़े होने के बावजूद गु युएना को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि वह अभी भी स्थिर अवस्था में थी, लेकिन वह एक असाध्य महिला में शामिल नहीं थी। इसमें अभी भी एक आत्मा सम्राट की ताकतें थीं। पतिदेव, आपको मेरी कुछ बातें क्या कहते हैं? गु युएना की आवाज़ मधुर थी। उसे पूरा विश्वास था कि डैन हेंग ही वह व्यक्ति था जिसने उसे देवताओं से बुलाया था। यदि वह उसे आत्मा राक्षसों के विरुद्ध उद्देश्य से युवाओं से मिलाता है तो अंततः उन्हें दिव्य क्षेत्र के पलटवार करने का अवसर मिल जाता है। डैन हेंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। हमारी शादी नकली है, ऐसे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। नकली? नकली से आपका क्या मतलब है? गु युएना की आवाज़ में थोड़ी उलझन झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी जब उसने उसकी ओर देखा। आपने कहा था कि हम सिर्फ शादीशुदा होने का नाटक कर रहे थे। freewebnovel.com। डैन हेंग ने समझाया। गु युएना ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में शरारती मुस्कान थी। नहीं, यह नकली नहीं है। एक बिचौलिए की बात, दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में हम नकली जोड़ा कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग ने अपना माथा रगड़ा। ये स्पष्ट था, वह अपने वादे से मुकर गई थी। अब वह इसे हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। डैन हेंग ने आह भरी। अब कुछ भी बदलना असंभव था। वह गु युएना के जहाज पर सवार हो चुका था और उससे उतरना नामुमकिन था। अगर वह अब उसे तलाक देता तो मामला और भी पेचीदा हो जाता। उसे परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। विरोध करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार चलना उसके लिए आसान था। उसकी आह सुनकर लाल घूंघट के नीचे गु युएना के होंठ संतुष्टि भरी मुस्कान में बदल गए। हालांकि वह केवल एक दिन से ही डैन हेंग के साथ खुलकर बातचीत कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह 3 साल से छुपकर उस पर नज़र रख रही थी। उसके जीवन का हर छोटा सा विवरण, उसकी हर आदत धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रही थी। यह आकर्षण के आधार पर लिया गया कोई तात्कालिक निर्णय नहीं था। यह उसे बहकाने की कोई योजना नहीं थी। ये भक्ति का एक सुनियोजित कार्य था। डैन हेंग उसके पास गया और लाल घूंघट उठाकर उसका बेहद खूबसूरत चेहरा सामने ले आया। शांत स्वर में उसने कहा, कुछ खा लो, मुझे भूख नहीं है। गु युएना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसकी ओर देखा। डैन हेंग ने सिर हिलाया, फिर अपनी नज़रें सनकरे बिस्तर पर डालीं। इस समय तो तुम्हें सो जाना चाहिए, गु युएना ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। गु युएना के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक रही थी जब उसने छोटे से लकड़ी के पलंग पर नजर डाली। चूंकि वे पहले से ही पति पत्नी थे तो कुछ न कुछ होना ही था, है ना? उसे पहले से ही इस पल का अंदाज़ा था। उसे लगा था कि वह मानसिक रूप से तैयार है। लेकिन डैन हेंग का ख्याल आते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा और गला सूख गया। मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगा, डैन हेंग ने तकिया उठाते हुए कहा। गु युएना ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें ऊपर उसकी ओर देखते हुए बुदबुदाईं, कोई ज़रूरत नहीं। हम शादीशुदा हैं, इसलिए हमें साथ सोना चाहिए। क्या आपको यकीन है? डैन हेंग ने पूछा। गु युएना ने अपनी आंखें नीचे कर लीं और धीरे से हम कहा। डैन हेंग ने तकिया वापस रखने से पहले उसकी तरफ एक नज़र डाली। फिर उसने अपना बाहरी वस्त्र उतारना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप क्या कर रहे हो? गु युएना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। सो रहा हूँ, डैन हेंग ने उत्तर दिया। ओह! गु युएना ने उसे अपने बाहरी वस्त्र उतारते हुए देखकर गहरी सांस ली और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। वह अपने मूंछ काटने की मशीन लगी। हालांकि उसने उससे पहले ही शादी कर ली थी और भविष्य में उसकी शक्ति पर संवैधानिक आवास की योजना बनाई गई थी, इसलिए ये क्षण अप्रचलित था। तो फिर आर्द्र करने की कोई बात ही नहीं थी, है ना?
गुएना ने खुद को अपने ऊपर ले लिया और अपने ब्लाउज के बटन को उल्टते हुए ही देखा कि डैन हिंग ऊपर चढ़ गया, चड्ढा ओढ़ ली और बिना कुछ और सोचे तुरंत सो गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गु युएना की नज़र में नन्हे से फूल आ गए। उसकी दिवालियापन में बदलाव आया, फिर खत्मा में। यह मूर्ख। अगली सुबह डैन हिंग ने लाइब्रेरियन को छुट्टी नहीं ली दी। वह हमेशा की तरह जल्दी निकल गई। गुएना की दुल्हन के कमरे में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कमरे को साफ सुथरा किया, लेकिन जल्द ही दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। डीटियान वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर विरोधाभासी भाव थे, क्योंकि वह अपनी मालकिन को एक साधारण गृहिणी की तरह साफ सफाई करते हुए देख रही थी। उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आत्मा राक्षसों का स्वामी ऐसा कुछ कर रहे हैं। गुएना का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह अपने शिष्यों के सामने कभी भी अपनी गरिमा नहीं खोएगा। कोल्ड स्वर ने कहा, इस आदमी ने एक बार मुझे देवताओं से बुलाया था। अगर वह आत्मा के राक्षसों का नेतृत्व कर सकता है, तो शायद हमारे लोगों को अपना पुराना गौरव वापस पाने का मौका मिल सकता है। डीटियान की आंखों में समझदारी की चमक दिखाई दी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने खुद को इस तरह का ऋण लिया था। ये सब उस व्यक्ति की ताकत ऋण लेने के लिए था। असल में उनका रिश्ता बेहद खराब होगा, है ना? आखिरकार उस आदमी ने ऐसा करवाकर अपने स्वामी का अपमान किया, जो केवल मानवीय महिलाएं ही करता है। गुएना ने आगे कहा, मेरे उपदेश के आधार पर उसका जीवन ही निराश है। यदि कोई उसे प्रेरित नहीं करना चाहता, तो उसे कभी भी आत्मा पशुओं के लिए लड़ने की तैयारी नहीं करनी होगी। तो अब से हमें और अधिक महत्वाकांक्षी बनाना होगा। हम डोलुओ महाद्वीप से शुरुआत करेंगे और प्रभुत्व हासिल करेंगे। अध्याय समाप्त। डोलुओ दानहीन सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 3। एक बिल्ली को आकस्मिक रूप से बचाना। मुफ्त वेब उपन्यास अनायास ही एक बिल्ली को बचाना। डैन हेंग शहर खत्म हो गया। लाइब्रेरी में काम करने वाले एकमात्र युवा व्यक्ति के रूप में वह समय पर वापस आने के लिए नगण्य वकील के रूप में जिम्मेदार थे। कुछ लोगों ने ऋण उधार ले लिया और उन्हें समय पर वापस करने में विफल रहे, जिसके कारण उनके घर के लिए ऋण उधार ले लिया गया। शहर के अंदर अपने काम के बाद अब उसे शहर के बाहर का दौरा करना था। अपने दस्तावेज पर एक बैग फंस गया। वह तेजी से अपने गंतव्य की ओर चला गया। चूंकि यह छोटा शहर सितारा 2 जंगल के पास था, इसलिए कभी कभी जंगली जानवर दिखाई देते थे। नतीजा, शाम होते होते सड़कें सुनसान हो जाती हैं। अभी 2 का शुरुआती समय था, लेकिन फिर भी यात्रियों की संख्या कम थी। लगभग 3 मील की दौड़ के बाद उसने केवल 5 लोगों को ही देखा था। जैसे कि वह धान के खेत से गुजरा, अचानक सरसराहट की आवाज में कहा गया था, कुछ उद्यमों के बीच से सरक रहा था, तेजी से उसकी ओर आ रहा था। हालांकि डैन हेंग ने इस विश्व की साधना प्रणाली का अभ्यास नहीं किया, फिर भी उनकी शैतानी शक्ति को सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया था। उसे किसी के आने का एहसास हो गया था। 300 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर। वह 100 आ रहा था। डैन हेंग कहीं रुक गए और उस रहस्यमयी जीव का इंतजार करने लगे, जो खरगोश से भी तेज गति से चल रहा था। ऋतुष धान के खेत से एक काली परछाई तेजी से निकली और सीधे उसकी ओर बढ़ने लगी। डैन हेंग क्षण भर के लिए स्थिर रह गया। वह एक छोटी लड़की थी जिसके चेहरे पर स्ट्रैट कैट जैसी थी। वह घबराकर भागती हुई दिखाई दे रही थी, आगे की ओर भी नहीं देख रही थी, जिसके परिणामस्वरूप वह सीधे सामने आ गई। वह डैन हेंग की छाती से जा टकराए। कोई अज्ञात दृश्य सामने नहीं आया। सीधे शब्दों में कहें तो डैन हेंग का शरीर से भी ज्यादा मजबूत था। वह किसी ठोस शहर की दीवार से टकराने से कम नहीं था। डैन हेंग ने लड़की के मुखिया की रक्षा के लिए हाथ उठाया, जिससे वह खुद ही बचाव के लिए बेहोश हो गई। हालांकि उसकी नाक को भूस्खलन भीषण टक्कर के बाद खून की 2 सीलबंद धारें तुरंत नीचे गिर गईं। उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। डैन हेंग ने उसे अपने कमर के नीचे डिग्री दे दी ताकि वह खड़ा हो सके। फिर उसने उसे एक कपड़ा दिया। इसे लैपटॉप लो। जू जू किंग अभी भी स्थिर थी। उसने सहज रूप से कपड़ा उठाया। जैसे ही वह अपना चेहरा पुतला, वह अचानक डरावना ऊपर देखने लगी। धिक्कार है, वे तो छोटे पर आ गए। उसने चौंक कर देखा कि आसपास के इलाके में पहले से ही काले कपड़े पहने पुरुषों की बात चल रही थी। वे सभी उसका और डैन हेंग का ध्यान देख रहे थे। उनके गोले दागने के भाव भड़क रहे थे। डैन हेंग की वजह से नहीं, वह एक अज्ञात कारक था जिसकी सेना पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। असल में वे इसलिए चिंतित थे क्योंकि जू जू किंग की गलती से उनकी छाती का आकार बड़ा हो गया था। अगर यह बात स्टार लुओ रॉयल फैमिली तक पहुंच गई तो उन सभी को सजा मिलेगी। उनके परस्पर विरोधी तुरंत डैन हेंग की ओर से शत्रुतापूर्ण हो गए। ये पासीअंदाजी करने वाला मूर्ख, इसे यहाँ आने की क्या बर्बादी थी। वे पीछे हटने से पहले जू जू किंग का कुछ और समय तक पीछा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब हालात जटिल हो गए थे। तीसरा मिस, अब आपके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। काले कपड़ों में सजे लोग करीब आ गए, जिससे भागना नामुमकिन हो गया। जू जू किंग के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने अपने होंठ काट लिए।
डैन हिंग ने शांत भाव से ये सब होते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। जिस बात ने उन्हें हैरान किया वह ये थी कि उनके आक्रामक व्यवहार के बावजूद काले कपड़े पहने इन लोगों का वास्तव में किसी को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। क्या ये किसी प्रकार का पारिवारिक मुकदमा था? इसी विचार के साथ डैन हिंग ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। उसने जू झूकिंग की पतली कमर छोड़ दी, लेकिन वह सहज रूप से फिर से उसके सहारे झुक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग ने तुरंत उसे एक बार फिर सहारा दिया और उसे हैरानी भरी नज़रों से देखा। जू झूकिंग का चेहरा लाल हो गया। वह अपनी स्थिति पर इतनी केंद्रित थी कि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींच गया था। लेकिन काले कपड़ों वाले लोग बेहद गुस्से में थे। तीसरे राजकुमार की मंगेतर ने चमड़े की तंग पोशाक पहनी हुई थी और अब वह एक दूसरे आदमी के सहारे खड़ी थी। अगर शाही परिवार को पता चल गया तो उन सबको सजा मिलेगी। डैन हिंग की ओर उनकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। अगर आपका मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूं, डैन हिंग ने धीरे से कहा। उन्हें परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं थी, खासकर अगर उससे दूसरों के मामलों में दखलंदाजी होती हो। जू झूकिंग ने मदद मांगने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन डैन हिंग के उदासीन भाव को देखकर उसने अपने शब्द वापस ले लिए। डैन हिंग ने उसकी कमर छोड़ दी। इस बार वह दृढ़ता से खड़ी रही। वह जाने के इरादे से कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन काले वस्त्र पहने हुए लोगों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और उसकी ओर निशाना साध लिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनमें से एक ने कहा, तुम भी हमारे साथ आ रहे हो? क्यों? डैन हिंग ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुमने तीसरे राजकुमार की मंगेतर के साथ अंतरंग संबंध बनाए हैं। तुम्हें सजा के लिए वापस लाया जाना चाहिए। बेशक वे यह बात खुलकर नहीं कह सकते थे। पूछना बंद करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। उस आदमी के बोलने से पहले ही वह डैन हिंग पर झपटा। उनके लिए डैन हिंग महज एक साधारण व्यक्ति था। वे सभी आत्मा के स्वामी थे, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार की सैन्य संरचना का उपयोग करने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि वे उसे आसानी से हरा देंगे। उसे चोट मत पहुंचाओ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जू झूकिंग ने जल्दी से विनती की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह केवल एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता था। मुसीबतें हमेशा उसका पीछा क्यों करती थीं? उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए हमलावर की गर्दन पर वार किया। एक धुंधली सी हलचल दिखाई दी। वह व्यक्ति तुरंत गिर पड़ा। बेहोश होते होते उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। फिर वे सब मिलकर डैन हिंग पर टूट पड़े। यह आदमी सामान्य नहीं है, इसे पकड़ो। डैन हिंग ने एक छोटी सी आह भरी। पेड़ को शांति चाहिए, लेकिन हवा रुकने का नाम नहीं ले रही। वह बड़ी सहजता से उनके बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ा। उसका हाथ तेजी से बाहर की ओर लहरा रहा था। एक के बाद एक वे आदमी बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद ही जमीन पर उनका असंतुलित शरीर खराब हो गया। डैन हिंग ने अपना देखा और अपना सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मुश्किलों से हासिल की गई शांति भंग नहीं होगी। कुछ और कदम चलने के बाद जू झूकिंग ने अचानक अपना रास्ता रोक लिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग ने अपने ओर से देखा। जू झूकिंग अचानक उनके सामने सनी टेककर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे सिखाएं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। वह स्टार लुओ साम्राज्य से भाग गया था ताकि वह और अधिक शक्तिशाली बन सके और एक दिन अपनी बहन और दावेसी को हरा सके। और अभी अभी डैन हिंग ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके काले वस्त्र पहने हुए लोगों को हराया था। इस स्तर की शक्ति वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ थे। वह इतने कुशल गुरु से सीखने का मौका नहीं चाहता था। डैन हिंग ने सिर हिलाया। मुझे इसमें कोई मसाला नहीं है। फिर वह बस अपने चारों ओर से गुजरा और गांव की ओर आगे बढ़ी। डॉट डॉट डॉट। सूरज डूबने तक डैन हिंग अपने घर लौटे। उसके पीछे एक छोटा सा दोस्त भी चल रहा था। बैल के अंदर एक जान पहचानी शिखर था, उनकी पत्नी गु युएना। वह महिलाओं के एक समूह के साथ नकारात्मक बहस में उलझी हुई थी। 30 से अधिक महिलाएं, जो पहले सभी अपनी शादी के संकल्प की प्रतियोगी थीं, अब रो रही थीं क्योंकि गु युएना ने उन्हें ऐसे शब्दों से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। बिल्कुल नहीं, वो ट्रू हाउसवाइफ बन गया, लाउडली क्राइंग। डैन हिंग वापस आए और अपना चेहरा अंकित भाग गए। क्या हुआ? डैन हिंग ने उत्सुकता से पूछा। गु युएना ने अपने हाथों से धुले हुए चित्र। उसके गोरे चेहरे पर थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। अरे, ये तो बस लोगों की चीख पुकार है। मुझे चुनौती दे कि आखिर कैसे खुद को बर्बाद से ज्यादा समझ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, डैन हिंग को पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वह आंगन में प्रवेश कर गया। गुएना की नज़र अचानक उसकी पिछली मंजिल पर पड़ी। और वह कौन है? गु युएना ने अपनी इनसाइट सिकोड़ ली।
उसे अचानक याद आया कि उन पराजित हारे हुए लोगों में से एक ने क्या कहा था, ऐसी कोई बिल्ली नहीं होती जो भटकती न हो। किस शादी के पहले ही दिन उनकी पत्नी गलत रास्ते पर चली गई थी। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 4। गु युएना, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुफ्त वेब उपन्यास गुएना, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? गु युएना ने झू झूकिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नाहें अकेला छोड़ दिया, ये लड़की तो हद से ज्यादा सुडौल थी। हालांकि गुएना को पूरा विश्वास था कि उसका स्थानीय झू झूकिंग कहीं और है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था जहां उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। वह स्पष्ट रूप से एक छोटी लड़की थी, फिर वह इतनी विकसित क्यों हुई? गुएना के दिल में संकट की एक गहरी भावना बनी हुई है। उन्हें दोपहर में एक हारे हुए शख्स ने कहा था, जिसे याद करते हुए कहा गया था, शेखी बघारी में एक महिला का शरीर एक पुरुष के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है। लेकिन उनके सामने पूरी तरह से इस लड़की की तुलना में वह हारी हुई लड़की महत्वपूर्ण थी। गु युएना ने चेहरे पर एक ऐसी चमड़ी बनाई जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। छोटी बहन, तुम कौन हो? और मेरी पत्नी से बहनें क्या लेना देना है? झू झूकिंग ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो क्या आप गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से उनके करीबियों की कोशिश कर रहे हैं? गुएना ने गहरी सांस ली और कहा, कितनी अफसोस की बात है। वह तो बस एक साधारण इंसान है। मैंने खुद देखा है, उसके पास आत्मा की शक्ति भी नहीं है, इसलिए वह कुछ सिखा नहीं सकता। वह रेस्तरां से ज्वालामुखी में प्रवेश किया और झू झूकिंग को अंदर आने से रोक रही थी। झू झूकिंग ने अपना आधा घोड़ा बंद कर दिया। वह ये तर्क देना चाहता था कि डैन हेंग बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर काले वस्त्र धारण कर आत्मा प्रभुओं को वश में कर लिया था। आदर्श कैसे हो सकता है? लेकिन गुएना को देखकर, जो मानो किसी शिकारी की तरह अपना बचाव कर रही थी, उसने झकझोर दिया। इसके बजाय उसने अपनी विनती भारी अंतर्विरोध दान हेंग की ओर मोड़ा, जो पहले ही अंदर जा रहा था। कृपया, मैं वैसा ही चाहता हूँ। मैं। डैन हेंग ने ऐसा दिखाया मानो वह अपनी पत्नी के साथ बिना बात किए ही घर में प्रवेश कर गया। ये देखकर गु युना की आंखें खुशियों से चमक उठीं। देखा, मेरे पति को प्रिय शिक्षक बनने में कोई दोस्त नहीं है, उसने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। इस खतरनाक लड़की को रास्ते से निकलना ही होगा। झू झूकिंग का चेहरा पीला पड़ गया, उसका चेहरा उदास हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। उसने छोटा सा हुकर सेट किया और जाने के लिए मुड़ गया। गुएना ने अपनी दूरगामी चोटी को देखा और साहसिक यात्रा का अनुभव किया। इस तरह के प्रतिद्वंद्वी को कुचलना आश्चर्यजनक रूप से चकमा दे गया था। उसने आज एक बार उसका स्वाद चखा था और अब उसे और अधिक की लालसा हो रही है। फिर वह अचानक रुक गया और चला गया। उसने इससे ज्यादा क्या किया था? क्या डैन हेंग इस बात से नाराज हो गए कि वह लड़की को अंदर कदम तक नहीं रख पाए? इस विचार से उसे थोड़ी चिंता हो गई। वह सावधानी से दबे समतल घर में बिछी हुई, जहां उसका स्वागत एक मनमोहक, मुंह में पानी लाले वाली सुगंध ने किया। कुछ सेकंड तक वह रुका रहा, फिर उसे समझ आया कि यह क्या है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खाना। गु युएना के दिमाग में दोपहर में हारे हुए लोगों में से एक की कही बात कौंध गई। एक मोटी महिला ने गर्व से दावा किया था कि किसी पुरुष के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। अब गु युएना को आखिरकार बात समझ आ गई। वह पूरी तरह से खुशी की भावना में डूबी हुई थी। उसे सचमुच एक अनमोल खजाना मिल गया था। उसे ऐसा पति और कहाँ मिल सकता था? रुको, नहीं, उसे उसके लिए खाना बनाना चाहिए। अगर वह चाहती है कि डैन हेंग उसके लिए दीवाना हो जाए, उससे इतना प्यार करे कि उसके बिना जी न सके, तो उसे पहल करनी होगी। तभी वह उसे आगे बढ़ा सकती है, पशु देवता की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए। लेकिन इस समय उसे थोड़ा बहुत अयोग्य महसूस होने लगा। एक पत्नी के रूप में बेहद खूबसूरत होने के अलावा वह और क्या योगदान दे सकती थी? ठीक तभी डैन हेंग 2 प्लेट खाना लेकर अंदर आया और उन्हें मेज पर रख दिया। गु युएना, जो अभी भी अपने विचारों में डूबी हुई थी, ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि डैन हेंग ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसके लिए गु युएना महज एक रूममेट थी। उसका उसके निजी मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। गु युएना झटपट उसके सामने बैठ गई और उत्सुकता से खाने का एक निवाला लिया। उसकी आंखें पल भर में परम आनंद से चमक उठीं। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। डैन हेंग चुपचाप खाना खाता रहा। तुम कमाल हो। गु युएना ने सचमुच उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसकी चॉपस्टिक्स चौंकाने वाली गति से चलने लगीं। डैन हेंग ने सामान्य से दोगुनी मात्रा में खाना पकाया था, लेकिन अंत में उसे केवल आधे भोजन के बराबर ही खाना मिला। गु युएना ने अपने होंठ पोंछे। तेल की हल्की सी चमक से वे और भी चमकदार लग रहे थे, मानो किसी को उन्हें चूमने के लिए उकसा रहे हों। पति। डैन हेंग ने शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि वह उससे बात कर रही थी। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। मैं डैन हेंग हूँ। ठीक है, पतिदेव।
पतिदेव, आपका खाना तो लाजवाब है। गु युएना ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। डैन हिंग ने धीमी आवाज में मम कहा। उसे इतनी आसानी से ठुकराने देने को तैयार न होकर गु युएना ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा, पतिदेव, मैंने उस लड़की को भगा दिया। आप नाराज तो नहीं हैं ना? डैन हिंग ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने स्थिति समझाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसकी वीर आत्मा संभवतः हेल सिवेट है। वह स्टार लुओ साम्राज्य के जू परिवार से है। अगर काले वस्त्र पहने हुए लोग उसका पीछा कर रहे थे तो वह निश्चित रूप से स्टार लुओ के किसी राजकुमार की मंगेतर होगी। उसे कोई वास्तविक खतरा नहीं है और मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता। डैन हिंग ने 7 साल तक बिना एक दिन भी आराम किए अध्ययन किया था। उन्हें डोलुओ महाद्वीप के इतिहास की गहरी समझ थी और चूंकि गु युएना उसकी रूममेट थी, इसलिए उसे अनावश्यक कर्मों में उलझाना उचित नहीं था जिससे उसका शांतिपूर्ण जीवन बाधित हो सकता था। गु युएना को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने बुदबुदाते हुए कहा, स्टार लुओ राजकुमार की मंगेतर। उसने पूरा दिन एक भव्य योजना बनाने में बिताया था, सिंहासन पर दावा करने के लिए 3 साल, देवताओं का संहार करने के लिए 5 साल। पहला कदम डोलुओ महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करना था और अब उसकी मुलाकात एक स्टार लुओ राजकुमारी से हुई थी। अपने प्रभाव को बढ़ाने का इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है? उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बेहतरीन परीक्षण। लेकिन उसने जू झुक्विंग को भगा दिया था। गु युएना का चेहरा बदल गया। बिना किसी झिझक के वह उठी और तेजी से बाहर निकल गई। डैन हिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा लेकिन सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई। जू झुक्विंग ने डैन हिंग के आंगन को छोड़ दिया और उत्तर की ओर आगे बढ़ गया। अगर वह उससे कुछ नहीं सीख सकती थी तो उसके पास केवल अपनी मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, डाई मुबाई की खोज करना। लेकिन जैसे ही वह छोटे से कस्बे से बाहर निकली, काले कपड़े पहने पुरुषों ने उसे एक बार फिर घेर लिया। उनकी निगाहें सावधानीपूर्वक उस पर टिकी थीं, वे किसी भी प्रकार के नुकसान के संकेतों की जांच कर रहे थे। सौभाग्यवश जू झुक्विंग को कोई चोट नहीं आई। उन सभी ने मन ही मन राहत की सांस ली। दूसरी मिस, आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों ने हमेशा की तरह रटी रटाई बातें दोहराईं। यदि वे वास्तव में जू झुक्विंग को पकड़ना चाहते तो स्टार लुओ शाही परिवार की शक्ति यह सुनिश्चित कर देती कि वह स्वर्ग डोल साम्राज्य की सीमाओं तक कभी पहुंच ही न पाती। तो अब वे बस एक नाटक कर रहे थे और उसके भागने का रास्ता ढूंढने का इंतजार कर रहे थे। जू झुक्विंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया जब उसने उन्हें घूरते हुए देखा और तेजी से अपने विकल्पों का आकलन करने लगी। उसी समय उसने अपनी युद्ध शक्ति को सक्रिय कर लिया। उसका शरीर बिल्ली जैसा हो गया, सुचारू, शक्तिशाली और फुर्तीला। उसके पैरों के नीचे 2 पीले रंग के आत्मा के छल्ले प्रकट हुए। मैं कैसे बच निकलूं? उसने अपना पूरा ध्यान उस स्थिति पर केंद्रित कर लिया। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, आप सभी एक तरफ हट जाए। मेरे पति के शिष्य को डराए मत। काले कपड़े पहने सभी लोग मुड़कर देखने लगे। सफेद वस्त्र धारण किए एक युवती सुरुचिपूर्ण ढंग से आ रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू झुक्विंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुछ समय पहले ही इसी महिला ने उसे घर से निकाल दिया था, तो फिर वह अचानक अब उसकी मदद क्यों कर रही थी? पीछे हटो, वे आत्मा के स्वामी हैं। जू झुक्विंग ने चेतावनी दी। आत्मा के गुरु? तो क्या हुआ? गु युएना हल्की सी हंसी। आगे बढ़ते ही उसकी पोशाक का किनारा लहराने लगा। अध्याय समाप्त। डोलुओ दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 5। अब से मुझे मास्टर की पत्नी कहो। मुफ्त वेब उपन्यास। अब से मुझे मालिक की पत्नी का नाम बताओ। इलेक्ट्रिक मत मारो। काले कपड़े पहने पुरुषों को एक के बाद एक आसानी से गिराने वाले अवशेष लेकिन घातक गतियों के नृत्य को देखते हुए जू झुक्विंग ने जल्दी से आवाज दी। पलक झपकते ही काले कपड़े पहने सभी पुरुष पर्चे की तरह गहरी नींद में गिर पड़े। गु युएना ने ताली बजाई। उसकी सफेद पोशाक कमल के फूल की तरह बेदाग और निर्मल थी। वह जमीन पर प्रतिष्ठित पुरुषों से बिल्कुल विपरीत खड़ी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जू झुक्विंग वहां सन्नाटे में खड़ी रही। जिन पुरुषों ने उन्हें जान रिस्क में स्टैच्यू रिकॉर्ड पर मजबूर किया था, वे पुरुष अब इस महिला के हाथों में कुछ ही पलों में हार गए थे, वह भी बिना किसी मार्शल सोल का उपयोग किए। क्या ये नामांकन? दोनों दोस्त ही हुए थे उस्ताद। जू झुक्विंग का दिल कांप उठा। उनकी शिक्षा की इच्छा और भी प्रबल हो गई। गुएना ने एक बार फिर आगे कदम बढ़ाया और जू झुक्विंग को फिर से बड़ा कर दिया। अब जब उसकी नजरिया बदला गया तो उसने जू झुक्विंग का शव एक बार फिर से देखा। ये शिष्या बहुत अच्छी साबित होगी। भविष्य में वह अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। जू झुक्विंग ने सहज ही अपनी संपत्ति को अपनी छाती पर बांध लिया। अचानक उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने गु युएना की ओर से सहयोगियों से बातचीत की और पूछा, तुम्हें हथियार क्या चाहिए? गु युएना ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और कहा, मुझे तुम दिखाना मत करो।
अब से मैं स्वामी की पत्नी हूँ। जू जू किंग अवाक रह गया। कुछ ही क्षण पहले इस महिला का बिल्कुल भी स्वागत नहीं था, वह उसे दरवाजे से अंदर भी नहीं आई थी। अचानक अदृश्य में ये परिवर्तन क्यों आया? जू जू किंग ने गू युएना को संदेह से देखा। गू युएना मुस्कुराए, जू जू किंग के कंधे पर थपथपाया और पूछा, क्या तुम और मजबूत बनना चाहते हो? जू जू किंग ने पलें झपकाईं और फिर हिलाया सिर। बस इतना ही काफ़ी है। अब से तुम मेरे पति के मार्गदर्शन में पढ़ाई करोगी। वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इंसान हैं और तीरंदाज एक ताकतवर शख्स बने हैं। तीरंदाज बस उनकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना है। गू युएना ने मन ही मन सोचा, उसके महत्वाकांक्षी पति की दुलुओ महाद्वीप पर उतरने की योजना की शुरुआत स्टार लुओ साम्राज्य से होगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू जू किंग के मूड कांपने लगे। वह तो सिर्फ मास्टर डिग्री लेना चाहती थी, फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह खुद को बेच रही हो? और यद्यपि उसने कहा था कि डैन हेंग शक्तिशाली है, फिर भी उसने उसे सबसे शक्तिशाली कहा। क्या तुम तैयार नहीं हो? गू युएना के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं गुरुजी की पत्नी, मैं। जू जू किंग अचानक आ गया। कुछ भी हो जाए, डैन हेंग और गुएना अब तक मिले थे सबसे ताकतवर लोग, उनसे सीखने के लिए वह जादुई ही होंगे। इसके अलावा डैन हेंग की उपस्थिति शांति वार्ता से हुई थी। उसके आसपास का स्वाभाविक आभास था, धागे का कोई आभास नहीं हुआ था। गू युएना ने जू जू किंग के प्रेमियों पर थापत पाया, मुस्कान और कहा, तो अब देर मत करो, चलो अपने मालिक की पत्नी के पीछे पीछे घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। गू युएना जू जू किंग को वापस उनके आंगन में ले गया। उनका छोटा सा घर शहर के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर था, जबकि वे इस समय उत्तरी छोर पर थे। वापस पैदल आने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। गू युएना की बात सुनते हुए जू जू किंग चुपचाप उसके पीछे चली गई। सबसे पहले, जब हम वापस लौटें तो जो कुछ हुआ उसका जिक्र मत करना। बस इतना कहना कि तुम्हारे मालिक की पत्नी ने तुम्हें रास्ते में रोक लिया। दूसरी बात, मेरे पति को झगड़ा पसंद नहीं है और हो सकता है कि वो तुम्हें अपना शिष्य न बनाना चाहें। मैं तुम्हारी तरफ से उनसे बात करूंगी और फिर तुम ये करोगे। गू युएना ने रणनीतिकार की भूमिका निभाई और जू जू किंग के लिए विभिन्न तरीकों की योजना बनाई। साथ ही वह ये भी नहीं चाहती थी कि डैन हेंग को उसकी असली पहचान पता चले, अन्यथा वह सोच सकता है कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं जिससे उनके रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता है। जू जू किंग ने सब कुछ याद कर लिया था, लेकिन उसकी ठंडी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। ऐसा क्यों लग रहा था कि स्वामी की पत्नी और स्वामी के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। आंगन में डैन हेंग सब्जी के बगीचे में पानी दे रहा था। यह एक ऐसा शौक था जो उसने हाल ही में विकसित किया था। डोलुओ महाद्वीप पहुंचने से पहले वह लगातार भागता रहता था। बाद में ट्रेन में उसके पास ऐसी बातों के लिए समय नहीं था। अब जब वह आखिरकार पौधों के साथ जुड़ सका तो उसने पाया कि यह उसके स्वभाव के अनुकूल था। पति, आवाज सुनकर डैन हेंग ने ऊपर देखा। उसकी तथाकथित पत्नी उस उपद्रवी लड़की को साथ लेकर लौट आई थी। डैन हेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। स्टार लुओ शाही परिवार के किसी सदस्य को यहाँ लाने से उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल पड़ सकता है। गू युएना ने जू जू किंग को आगे खींचा और सब्जी के बगीचे के किनारे खड़ी होकर शरारती मुस्कान के साथ बोली, पतिदेव, ये बच्ची बहुत ही नेक है। यह आपकी शिष्या बनना चाहती है। इसे अच्छी बच्ची देखकर मैंने आपकी ओर से सहमति दे दी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग ने गू युएना पर नजर डाली। क्या वह भूल गई थी कि वे सिर्फ एक नकली जोड़ा थे? वह उसके लिए फैसले क्यों ले रही थी? गू युएना ने आत्मविश्वास से कहा, पतिदेव, इस बच्ची ने बहुत कठिन जीवन जिया है और वह इतनी सुंदर है। अगर वह अकेले यात्रा करेगी तो निश्चित रूप से मुसीबत को न्योता देगी। आपको बस उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। गू युएना और जू जू किंग दोनों ने उम्मीद भरी निगाहों से डैन हेंग की ओर देखा। डैन हेंग एक पल के लिए हिचकिचाया। अगर वह सचमुच बेघर लड़की होती और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती तो शायद उसे कुछ सहानुभूति महसूस होती, लेकिन जू जू किंग स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं थी। वह तो बस एक पारिवारिक मुकदमे से गुजर रही थी। अस्वीकार कर दिया। डैन हेंग ने अपनी निगाहें हटा लीं और अपनी सब्जियों को पानी देना जारी रखा, मानो हरे भरे पौधे उसके सामने मौजूद दो मनमोहक सुंदरियों की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प हों। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गू युएना की मुस्कान जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि डैन हेंग उसे इतनी सीधे तौर पर अस्वीकार कर देगा। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि जू जू किंग उसे असमंजस भरी नज़रों से देख रही है। अपने स्वामी की पत्नी बनने की इतनी सारी बातों के बाद क्या यही अंत था? शर्मिंदगी के मारे उसके गोरे गाल लाल हो गए। गू युएना ने फोर्स बेसमेंट लगाए गए मझोले संस्करणों में कहा, पतिदेव, आपको ये पसंद नहीं है कि वह आपके आसपास के लिए ट्रबल माउंट करे, है ना? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
डैन हेंग बिल्कुल सख्त हो गए और दोनों लड़कियों की तरफ मुड़कर देखने लगे। गु युएना के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था। दूसरी ओर जू जूकिंग बेहद शर्मीली दिख रही थी। मुझसे खेद है, मैं तो बस शिष्य बनना चाहता था। अगर गुरुजी मना कर देते हैं तो मैं, जब तक गुरुजी मुझे स्वीकार नहीं करते तब तक इस अवसर के बदले यहाँ काम करते हैं। मुझसे खेद है। जू जूकिंग ने दांत भींचकर दोनों के सामने गहरी प्रशंसा की। दुनिया के सामने वह एक निर्मल राक्षसी का उभरता हुआ सितारा था। लेकिन सच तो ये था कि वह सिर्फ एक 12 साल की लड़की थी जिसे घर छोड़ दिया गया था और खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, जिसमें आंसुओं की झलक थी। गु युएना ने गहरी सांस ली और डैन हेंग की ओर से साक्षात्कार से देखा। हालांकि जू जूकिंग योजना से भटक गई थी, लेकिन उसकी विश्वसनीयता ने गु युएना को प्रभावित किया। डैन हेंग बहुत देर से जू जूकिंग को देख रहे हैं। किसी वजह से उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। इस समय जू जूकिंग की स्थिति अजीब थी, उस समय जैसी लग रही थी जब वह पहली बार निर्वासित हुए थे। ... इस प्रकार जू जूकिंग को स्टाल की समीक्षा की गई और वह समीम पर सोई में अतिथि कक्ष में गई। गु युएना इस बात से अभी भी नाराज थी कि डैन हेंग ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया था, इसलिए वह रूठकर रही पर आया था। वह अपनी ओर रुक करके करवट लेकर लेटी हुई थी और कॉलेज में खुद को एक कोकून की तरह लपेटे हुए थी। ठंड से मर जाओ पति, वह मन ही मन बम से भड़क उठी। वह डैन हेंग के दोस्त का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जब उसने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने विचार किया क्या वह बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रही थी। इसलिए उसने कोलंबिया को थोड़ा सा खिसकाया, जिससे उसे अपने ऊपर ओढ़ने के लिए जगह मिल गई। कुछ सेकंड बीत गए। गु युएना ने शक करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि डैन हेंग पहले ही पूरी तरह से कपड़े पहने हुए गहरी नींद में सो चुका था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहेंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 6, मैं आत्मा का स्वामी नहीं हूँ, निःशुल्क वेब उपन्यास। अध्याय 6, मैं आत्मा का स्वामी नहीं हूँ। जू जूकिंग डैन हेंग के घर का हिस्सा बन गए। वह मेहनती थी और शाही राजकुमारी होने के बावजूद घर के सामानों को संभालना चाहती थी। उनकी कथित पत्नी के विपरीत, जो किसी अज्ञात कारण से फिर से रूठ गई थी। हालांकि डैन हेंग ने 4 लोगों के लिए एटमी भोजन तैयार किया था, फिर भी गुएना ने स्ट्रॉ खा लिया, जिससे उनका मूड काफी बेहतर हो गया। वहीं जू जूकिंग ने सिर्फ आधा हिस्सा ही खाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सड़क पर खड़े होकर डैन हेंग सोच रहे थे कि शायद उनका घरेलू खर्च अपने घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक सोने का छात्र आमतौर पर 3 लोगों के परिवार में महीनों तक भोजन के लिए पर्याप्त रहता था। लेकिन वह सिर्फ खाने पीने का खर्च ही नहीं उठा रहा था, यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उसे अपनी इनकलाबी किताबें खरीदने के लिए भी भुगतान करना पड़ा। इसका मतलब ये था कि दवाओं की छोटी तंगी चल रही थी। उसे अतिरिक्त आय कहाँ से मिल सकती है? जब डैन हेंग ने इस बारे में सोचा तो उन्होंने अपने पीछे आ रही परछाई को मंजूरी दे दी। हाँ, जू जूकिंग अपनी पिछली लाइब्रेरी जा रही थी। गु युएना ने इसके लिए जोरदार प्रोत्साहन दिया था और जब डैन हेंग मना करने ही वाली थी तो उसने कहा, तुम जूकिंग की टीचर्स नहीं हो, इसलिए उसे जोरदार प्रोत्साहन देने का कोई अधिकार नहीं है। डैन हेंग ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, ये संकेत है कि वह जो बर्बाद कर सकता है। लाइब्रेरी में जू जूकिंग की आकर्षण ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। उसे डैन हेंग के लिए चाय और पानी की व्यवस्था और हर संभव काम में मदद करने के लिए देखें वहां मौजूद अन्य पुरुष तृष्णा से यहाँ हो गए। पुस्तकालयाध्यक्ष ने अवकाश के दौरान डैन हेंग को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भारते ने कहा, डैन हेंग, अभी अभी शादी हुई है। क्या मैंने पवित्र सैटेनिक अवकाश नहीं दिया था? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मुझे काम करना अच्छा लगता है, डैन हेंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। लाइब्रेरियन क्षण भर के लिए अवाक रह गए। कुछ देर से सुंदर अंकित के बाद उन्होंने आगे कहा, ठीक है, लेकिन आप अपने साथ किसी को क्यों पसंद करते हैं? और वो भी इतनी लड़की को? अब तो यहाँ बैठे बैठे से कोई भी असल में नहीं पढ़ रहा है। इसके अलावा विवाह अभी अभी हुआ है। तुम इतने मिलनसार कैसे हो सकते हो? लाइब्रेरियन की बातें सुनकर डैन हेंग दांग रह गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चंचल, उसे क्या लग रहा था कि क्या हो रहा है? लाइब्रेरियन ने कहा, डैन हेंग, मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन अपनी जिंदगी में वफादारी बनाए रखना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम एक से ज़्यादा पत्नी नहीं रख सकते, लेकिन तुम एक अच्छे आदमी हो, एक अच्छे पति हो। जैसे जैसे डैन हेंग सुनता गया, ये और भी मज़ेदार होता गया। उसे अचानक एहसास हुआ, क्या हर कोई उसे इसी तरह देखता है? क्या सिर्फ जू जूकिंग का अपने बगल में खड़ा होना अपने लोगों को निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए काफ़ी था? इतने पुराने जमाने में मैं भी नहीं कह सकता कि कितनी लड़कियों ने मुझसे मिलकर का इंतज़ाम करने को कहा। आपने आज तक उन्हें किसी की तरफ नहीं देखा, कभी कोई विवाद नहीं हुआ।
लेकिन अब नाना से शादी के बाद क्या आप अचानक बदल गए? लाइब्रेरियन ने पूरी चिंता के साथ उससे बात की और उसे गंभीरता से समझाने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग को सिर दर्द होने लगा। उसने जल्दी से स्थिति समझाई। उसने उसे बताया कि जू झूकिंग सिर्फ सीखने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं था। freewebnovel.com। फिर वह बाहर गया और जू झूकिंग को घर जाने के लिए कहा। गु युएना के दखलंदाजी न करने पर जू झूकिंग आज्ञाकारी थी। वह बिना किसी विरोध के चली गई। इस समय लाइब्रेरियन फिर से उसकी ओर झुकी और बोली, डैन हेंग, तुम्हें पता है कि हम स्टार डो 1 के पास रहते हैं। यहाँ से आत्मा के गुरु और व्यापारी अक्सर आते जाते रहते हैं। वह छोटी लड़की बहुत सुंदर है, क्या तुम्हें सच में उसे अकेले वापस जाने देना सुरक्षित लगता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। और इसलिए डैन हेंग के पास उसे घर तक छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में, जैसा कि लाइब्रेरियन ने चेतावनी दी थी, कई लोग जू झूकिंग पर लालची और खतरनाक निगाहें डाल रहे थे। उनमें से कुछ युद्ध में माहिर, आत्मा के स्वामी थे, ऐसे लोग जो अपनी मनचाही चीज लेने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। डैन हेंग ने मन ही मनाह भरी। जू झूकिंग की शाही पहचान को भूल जाए, सिर्फ उसकी खूबसूरती ही उसके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए काफ़ी थी। जू झूकिंग ने अपने होंठ काट लिए, उसका चेहरा अपराधबोध से भरा हुआ था। मुझे खेद है, शिक्षक डैन हेंग। ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको परेशानी में डाल दिया है। डैन हेंग ने सिर हिलाया और उसे दोषी ठहराने के लिए कुछ नहीं कहा। जब वे घर पहुंचे तो गु युएना आंगन के बाहर महिलाओं के एक समूह के साथ दोस्ताना बातचीत में व्यस्त थी। जैसे ही उन महिलाओं ने डैन हेंग को वापस आते देखा, वे सभी अपने चेहरे ढंक कर चली गईं, उनमें से कुछ तो जाते समय रोने भी लगीं। इसी बीच गु युएना गर्व से सीना फुलाकर खड़ी थी, मानो उसे इससे ज्यादा गर्व महसूस करने की कोई गुंजाइश ही न हो। इस तरह 3 दिन बीत गए। जू झूकिंग बहुत आज्ञाकारी थी। चूंकि डैन हेंग नहीं चाहता था कि वह उसके पीछे पीछे आए, इसलिए वह घर पर ही रहती, सफाई करती, सब्जियों में पानी डालती और यहाँ तक कि रात के खाने की सामग्री भी पहले से तैयार कर लेती ताकि डैन हेंग के लौटने पर वह खाना बना सके। वह एक आदर्श शिष्या थी। गु युएना ने लगातार जू झूकिंग की प्रशंसा की और डैन हेंग से उसे एक छात्र के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। उस शाम जब तीनों खाना खा रहे थे तो मेज पर सबसे ज्यादा व्यस्त चॉपस्टिक गु युएना की ही थीं। हालांकि वह सलीके से खा रही थी, लेकिन उसका छोटा सा मुंह लगातार चलता ही जा रहा था। जब तक उन्होंने काम खत्म किया, लगभग सभी बर्तन साफ हो चुके थे। एक और क्लीन प्लेट अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डैन हेंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अचानक कहा, जू झूकिंग, तुम मुझसे सीखकर एक आत्मा स्वामी के रूप में अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना चाहते हो, है ना? जू झूकिंग की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। वह इतनी तेजी से उठी कि उसकी कुर्सी गिर गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कुर्सी उठाने के लिए झुकी, तभी उसके चॉपस्टिक जमीन पर गिर गए। माफ कीजिए, शिक्षक जी। वह पूरी तरह से घबरा गई थी, उसका चेहरा कपड़े की तरह लाल हो गया था। गोयना खिलखिलाकर हंसी, फिर अपनी अभिमानी और गरिमापूर्ण मास्टर की पत्नी की छवि बनाए रखने के लिए उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। डैन हेंग ने कहा, सबसे पहले तो मैं आत्मा का स्वामी नहीं हूं। जू झूकिंग जाम गया। गु युएना ने यूसुफ से सिर हिलाया, बेशक उनके पति कोई आत्मा स्वामी नहीं थे। वह तो इंसान भी नहीं था, वह किसी अज्ञात विश्व का ड्रैगन था। यही कारण था कि उसने सोल बेस्ट की महिमा के पुनरुद्धार की अपनी विशिष्टता डैन हेंग पर रुकी दी थी। डैन हेंग वास्तव में एक सोल मास्टर नहीं थे। जब वह पहली बार डोलुओ महाद्वीप में आया था तो उसे सोल मास्टर्स में जाना था, लेकिन कुछ महीने तक आत्मा शक्ति पर शोध करने के बाद उसने इसे बहुत निचले स्तर का शोध कर दिया। इसलिए वह स्वयं आत्मा का स्वामी नहीं कह सकता था। जू झूकिंग ने डैन हेंग को घरते हुए पले झपकाईं। डैन हेंग ने आगे कहा, एक बार जब आप स्पिरिट सम्राट स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। उस समय आपको यहां से जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू झूकिंग की सांसें तुरंत तेज हो गईं। आत्मा सम्राट, यदि वह साधना के सामान्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह कम से कम 30 वर्ष की आयु तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर वह सम्राट के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे उस युद्ध से डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। उसकी सांसारिक वस्तुएं हो गईं। गु युएना भी थोड़ा हैरान थी, इस समय उसकी शक्ति सोल सम्राट स्तर की थी। डोलू महाद्वीप में इसे पहले एक उच्च श्रेणी के सोल मास्टर के रूप में माना जाता था, जो अकेले ही 1000 सैनिकों का सामना करने में सक्षम था। उनकी प्रतिक्रिया देखकर डैन हेंग होचेचाया। सोल सम्राटों की दुर्लभता को क्या कहा गया था? बेशक उनके मानक के खाते से एक सोल सम्राट की मुद्रा थी, लेकिन क्या ये काफ़ी आम बात नहीं थी? डैन हेंग ने थोड़ा सा बुराना कहा, क्या ये बहुत आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जू झूकिंग ने अपनी तंद्रा से बाहर निकलते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि उसका वास्तविक शिक्षक एक आत्मा स्वामी नहीं था, हो सकता है कि वह आत्मा सम्राटों के महत्व को भी न दर्शाता हो। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सम्राट की उम्र से 30 साल पहले सोल का पद हासिल करना उसके लिए नामुमकिन था। तो फिर निर्णय हो गया, अभी के लिए बाहर जाओ और यार्ड के चारों ओर चक्कर लगाओ। तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम और चल न सको। फिर हम प्रशिक्षण का अगला चरण शुरू करेंगे। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहीन सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गू युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 7, हम प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते। निःशुल्क वेब उपन्यास। हम प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते। बर्तन धोने के बाद जू झूकिंग आंगन के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। घर के कामों से मुक्त होकर डैनहीन को अचानक ये ख्याल आने लगा कि इस तरह का शिष्य होना उतना बुरा भी नहीं है। उसने एक आराम कुर्सी खींची, बैठ गया और एक किताब पढ़ने लगा। गू युएना ने भी उनका अनुसरण करते हुए उनके बगल में अपनी एक आराम कुर्सी लगा ली और हाथ में एक किताब ले ली। freewebnovel.com। ड्रैगन देवता की बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण, वह अपनी पढ़ाई में भी उतनी ही उत्कृष्ट थी। पतिदेव, आपने झूकिंग को दौड़ाकर उसकी इच्छाशक्ति और शारीरिक सीमाओं का परीक्षण किया था, है ना? और साथ ही उसकी आत्मिक शक्ति पर उसके नियंत्रण का भी मूल्यांकन किया था, है ना? गू युएना ने अपना छोटा सा पैर फैलाया और सफ़ेद कंबल के नीचे से झांकते हुए अपने अंगूठे से डैनहीन की जांघ को छुआ। डैनहीन ने धीरे से हम की आवाज़ निकाली और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह हमेशा से जानता था कि गू युएना की पहचान असामान्य थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह उतनी भोली और सरल नहीं थी जितना वह कभी कभी दिखावा करती थी, हमेशा मूर्खतापूर्ण हरकतें करती रहती थी। गू युएना ने असंतुष्ट होकर मुंह फुलाया। पतिदेव, ये कैसा चेहरा है। डैनहीन ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस अपना सिर हिलाया। उसके विचार जू झूकिंग को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित थे। चूंकि अब वह आधिकारिक तौर पर उनकी शिष्या बन चुकी थी, इसलिए वह उसके प्रशिक्षण में लापरवाही नहीं बरत सकते थे। आत्मा सम्राट स्तर तक पहुंचना उसकी दीक्षा का प्रतीक होता, इसलिए उन्हें ये लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल करना आवश्यक था। क्या 3 साल बहुत लंबा समय होगा। डैनहीन को सोच में डूबा हुआ देखकर गू युएना नाखुश हो गई और उसने फिर से अपने पैर के अंगूठे से उसकी कमर में गुदगुदी की। डैनहीन ने सहज रूप से उसका पैर पकड़ लिया, जो एक मुलायम मोजे में लिपटा हुआ था, छूने में नर्म और थोड़ा ठंडा। गू युएना ने हल्की सी आह भरी, उसका कोमल चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने झुंझलाहट का नाटक करते हुए फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ धीमी थी और उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। सच तो यह है कि इस तरह से पकड़े रहना उसे काफ़ी आरामदायक लग रहा था। डैनहीन की हथेली की गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसके शरीर की स्वाभाविक ठंडक कम हो गई। वह अभी भी बेहद कमज़ोर अवस्था में थी, जिसके कारण उसका शरीर एक सामान्य महिला की तुलना में काफ़ी ठंडा था। वहीं डैनहीन एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका शरीर भट्टी के समान था। स्वाभाविक रूप से ये गर्माहट उसे बेहद आकर्षित करती थी। डैनहीन ने उसका पैर छोड़ा और अपनी किताब का पन्ना पलटा। ये पुस्तक एक फुर्तीले स्वभाव वाले आत्मिक ऋषि द्वारा लिखी गई थी। यद्यपि लेखक की आत्मिक शक्ति विशेष रूप से प्रबल नहीं थी, फिर भी उनकी अंतर्दृष्टि अद्वितीय थी। चूंकि डैनहीन जू झूकिंग को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा था, इसलिए ये केवल आत्मिक शक्ति के बारे में ही नहीं था, इसमें और भी बहुत कुछ विचारणीय था। तुमने सचमुच ऐसे ही छोड़ दिया। गू युएना ने बुदबुदाते हुए अपना पैर वापस कंबल के नीचे खींच लिया। डैनहीन शांत भाव से बैठे रहे, मानो बाहरी व्यवधानों से अप्रभावित हों। वे एक स्थिर गति से पढ़ते रहे और सामग्री को परिष्कृत करते हुए अपने विचारों को भी शामिल करते रहे। गू युएना ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। एक बेहद खूबसूरत महिला उसके ठीक बगल में थी, फिर भी उसे एक किताब में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हुई। वह चाहे जितना भी पढ़ ले, शिक्षण में वह निश्चित रूप से उससे आगे नहीं निकल पाएगा। अगर वह शिक्षण में उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती, तो क्या उसे मार्गदर्शन के लिए उसके पास नहीं आना पड़ता। उस परिदृश्य की कल्पना करते हुए गू युएना अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर झट से अपना मुंह ढक लिया। लेकिन पढ़ने के प्रति उनकी प्रेरणा में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। सूरज डूब रहा था, उसकी नारंगी चमक धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि जू झूकिंग ने कितने चक्कर लगाए थे। अब वह झुकी हुई सी चल रही थी, मानो अपनी पीठ पर पहाड़ ढो रही हो। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और हर कदम पर उसके पैरों के निशान गीले हो रहे थे। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, यहाँ तक कि उसके होठों का रंग भी उड़ गया था। वह पहले ही अपनी सीमा के करीब पहुंच चुकी थी। उसकी सहनशक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थीं। उसी क्षण दूर से हंसी की आवाज़ गूंज उठी। तो ये है वो बेहद खूबसूरत लड़की, है ना? बूले, तुम्हारी नज़रें तो बहुत तेज़ हैं। अगर मुझे उसके साथ थोड़ा मज़ा करने का मौका मिल जाए तो मुझे आज रात मरने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चलो उधर चलते हैं, थोड़ी देर में वो हमारी बाहों में गिर पड़ेगी।
तीन लंपट पुरुष कामुक मुस्कान के साथ पास आए, उनकी आंखों में वासना भरी हुई थी और वे जू झूकिंग को घूर रहे थे। इस समय जू झूकिंग इतनी थकी हुई थी कि उसे आने वाले खतरे का भी एहसास नहीं था। आगे निकले दांतों वाला एक आदमी उत्सुकता से आगे भागा। अरे सुंदरी, गिर मत जाना, तुम्हें गिरते हुए देखना मेरा दिल तोड़ देगा। वूश, एक छोटी सी काली वस्तु हवा में तेजी से उड़ती हुई आई और उसके घुटने से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ वह आदमी तुरंत गिर पड़ा, उसका चेहरा जमीन पर जोर से टकराया। बूले, बाकी बचे दोनों आदमी स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वे जोर से हंस पड़े। फिर वे जू झूकिंग की ओर दौड़ पड़े। वूश वूश, वे कुछ ही कदम चल पाए थे कि वे भी घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी पीठ हवा में ऊपर की ओर उठी हुई थी। उनके पैर पूरी तरह सुन्न हो गए थे, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए थे। कुछ मीटर आगे जाकर जू झूकिंग आखिरकार लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। गु युएना आगे बढ़ी और उसे उठने में मदद की। उसका पीला चेहरा देखकर उसने भौहें चढ़ाईं। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें खुद को इतना जोर देने की जरूरत नहीं थी। पतिदेव, आपने उसे क्यों नहीं रोका? इससे उसके शरीर को चोट लग सकती थी। उसने थोड़ी सी आपत्ति जताते हुए डैन हेंग की ओर रुख किया। डैन हेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उन तीनों गिड़गिड़ाते आदमियों की ओर चल पड़ी। गु युएना ने गुस्से से कहा, हम्फ, पतिदेव, कैसा रहेगा अगर हम बारी बारी से झूकिंग को सिखाएं और वह खुद तय करे कि किसका प्रशिक्षण बेहतर है। डैन हेंग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस तीनों आदमियों की ओर देखा और कहा, कल इसी समय फिर आना। उनकी आवाज़ शांत थी, मानो वे महज एक सामान्य तथ्य बता रहे हों। लेकिन ये सुनकर तीनों पुरुषों को ऐसा लगा मानो किसी विशाल हथौड़े ने उनकी छाती पर प्रहार किया हो। उन पर दहशत की लहर छा गई। ऐसा लग रहा था मानो उनकी ओर से किसी भी प्रकार का प्रतिरोध निश्चित मृत्यु का कारण बनेगा। यह आदमी, वह सचमुच एक शक्ति का पुतला था। बूले ने घबराकर घूंट भरा और अपने साथियों से नजरें मिलाईं। फिर तीनों ने बेतहाशा झुककर दान हेंग, गु युएना और जू झूकिंग के विदा होते हुए सामने प्रणाम किया। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, हम आज्ञा पालन करने की शपथ लेते हैं। अंदर आकर गु युएना ने डैन हेंग को बेडरूम से बाहर भेज दिया ताकि वह जू झूकिंग को नहाने में मदद कर सके। लड़की पसीने से भीगी हुई थी, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, सूखा पसीना भी बदबू छोड़ जाता है। साथ ही इस हालत में वह चैन से सो भी नहीं पाएगी। डैन हेंग मुख्य हॉल में बैठकर कल के प्रशिक्षण की योजना बना रहे थे। सच कहें तो वह जू झूकिंग से एक छात्र के रूप में काफ़ी संतुष्ट थे। उसने उसके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, कोई शिकायत नहीं, कोई झिझक नहीं। उसके साथ काम करना बहुत आसान था। कुछ ही देर में बेडरूम से पानी के छपछपाने की आवाज़ आई, जिसके बाद गु युएना की आश्चर्य भरी चीख सुनाई दी। यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? डैन हेंग ने अपना सिर हिलाया और लिखना जारी रखा। बेडरूम के अंदर जू झूकिंग को बाथटब में होश आया। उसके चारों ओर भाप उठ रही थी। वह तुरंत घबराकर अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेट लिया और सतर्क निगाहों से गु युएना को घूरने लगी। मालिक की पत्नी, तुम? कुछ देर पहले ही जब वह जागी तो उसने देखा कि गु युएना अपने हाथों से उसकी छाती नाप रही थी। इससे वह लगभग बुरी तरह डर गई थी। शुक्र है कि उसकी शिक्षिका यहाँ नहीं थी, वरना वह कहीं गड्ढा ढूंढकर उसमें घुस जाना चाहती। गु युएना ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए अजीब सी हंसी हंसी। वह तो बस उत्सुक थी, जू झूकिंग ने इतना विकास कैसे कर लिया होगा। ये तो बस एक अवचेतन प्रतिक्रिया थी और अधिक कुछ नहीं। गला साफ करते हुए गु युएना ने विषय बदल दिया। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों, तुम्हारे शिक्षक, तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। झूकिंग, अब से तुम्हारा प्रशिक्षण हम दोनों के बीच बारी बारी से होगा। बेहतर शिक्षक कौन है, इसका फैसला तुम खुद करना। यह, धन्यवाद स्वामी जी की पत्नी। गु युएना खुद को जू झूकिंग की मेहनत के फल पर एक और नज़र डालने से रोक नहीं पाई। मालिक की पत्नी, मैं खुद को धो सकती हूँ। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 8, शिक्षक की आत्मा की अंगूठियाँ। मुफ्त वेब उपन्यास। शिक्षक की आत्मा की अंगूठियाँ। लाइब्रेरी ने 14 दिन की छुट्टी दे दी थी और अब जब उन्होंने एक शिष्य को स्वीकार कर लिया तो डैन हेंग ने 14वें काम को एक तरफ रखने का निर्णय लिया। एक बार जू झूकिंग का प्रशिक्षण सही राह पर आ जाए तो बाद में सब कुछ आसान हो जाएगा। सुबह सुबह जू झूकिंग से पहले ही डैन हेंग की रिक्लाइनर कुर्सी के बगल में खड़ी थी। वह ऊर्जा से ऊर्जा लग रही थी और पिछले दिन की थकान का कोई संकेत नहीं दिख रही थी। तारक रूप से देखा जाए तो कल खुद को हद से ज़्यादा थकान के बाद उसके पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। डैन हेंग ने लिटिल सा नारनहे को पीछे छोड़ दिया और उसके कंधे को पीछे से उठा लिया। जू झूकिंग की घबराहट तन गई और उसके चेहरे पर दर्द का भाव दिखाई दिया। अहम गुएना के दरवाजे पर स्टेक पर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। उनका हाव भाव मनो कह रहा हो, मैं वैध पत्नी हूँ, बेंचमार्क हिस्सेदारी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ मत करो जो सिद्धांत हो सकता है।
डैन हिंग ने कहा, जू झूकिंग, सुरक्षा याद रखना चाहिए कि प्रशिक्षण का मतलब सिर्फ खुद को चरम सीमा तक सीमित करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी सीमा को सहारा देना भी है। अगर छात्र शरीर सहन नहीं कर सकता, तो इसे प्रशिक्षण का मतलब सिर्फ चरम सीमा तक सीमित करना नहीं है। जू झूकिंग ने अपना सिर झुका लिया। माफ करो, टीचर जी, मेरे शरीर में इस समय बहुत दर्द हो रहा है। डैन हिंग ने कहा, आज मैं शारीरिक प्रशिक्षण नहीं करवाऊंगा। मैं औषधीय स्नान तैयार करूंगा ताकि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। अभी के लिए मैं शारीरिक प्रशिक्षण की एक तकनीक सिखाता हूँ। ध्यान करने की तकनीक हमारे परिवार में एक वंशानुगत तकनीक है। जू झूकिंग ने धीरे से बात की। जू राजवंश की युद्धकला की आत्मा पाताल लोक की आत्मा बिल्ली थी। वह आत्मा के प्रमुख गुण, ध्यान की तकनीक या युद्ध कौशल, सब कुछ से पता चला 1000 वर्षों में परिष्कृत किया गया था। वह केवल अपनी आत्मिक शक्ति के विकास की गति और अधिक शक्तिशाली बनना चाहती थी। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर अपने मन में कभी विचार नहीं आया, मुझे दो देखो। डैन हिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जू झूकिंग ने अपना मुंह दबाया। ध्यान तकनीकें एक परिवार की विरासत की स्थापना स्थल। उन्हें बाहरी लोगों को सिखाया जाना एक तरह से विश्वास था। अगर उसके परिवार का पता चला तो वे उसे ढूंढ ढूंढ कर मार भी सकते हैं। जू झूकिंग ने एक पल के लिए हुचीचाई की, लेकिन आखिरकार उसने अपने स्टोरेज सोल टूल से मैनुअल और उसे डैन हिंग को सौंप दिया। डैन हिंग ने इस बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा। वह अपनी कुर्सी पर बैठी, एक कलाकृति प्रदर्शित की और उसमें सुधार किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू झूकिंग दंग रह गया। ये तो मूल संस्करण था। अगर शिक्षकों ने उस पर सब कुछ लिखा और उसकी सामग्री बदल दी, तो क्या होगा अगर उसका आधारभूत प्रभाव हो जाए? वह अपने परिवार को ये कैसे समझेगी? उसने अपना मुंह छोटा सा खोला लेकिन बोलने में चिल्लाए। फिर भी डैन हिंग के एकाग्र भाव को देखते ही जब उन्होंने रिलीज लिखी थी तो उन्होंने अपनी बातों को सच नहीं बताया। डैन हिंग ने फिर कहा, गू, मुझे पत्नी कहो। गू युएना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसकी मुस्कान खूबसूरत थी, लेकिन वह सच्ची नहीं थी। वह किसी चालाक लोमड़ी की तरह लग रही थी जो कुछ साजिश रच रही हो। उसे नहाने के लिए ये औषधीय सामग्री खरीदने ले चलो। डैन हिंग ने एक सूची देते हुए कहा, जू झूकिंग, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? एक बार नहाने के लिए इन सामग्रियों की कीमत लगभग 13 चांदी के सिक्के है। ओह हाँ शिक्षक, जू झूकिंग ने सिर हिलाया। इसके बाद गू युएना जू झूकिंग को जड़ी बूटियां खरीदने के लिए बाहर ले गई। इसी बीच आंगन के बाहर अंधेरे में कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। एक समूह में स्टार लुओ साम्राज्य के काले वस्त्रधारी आध्यात्मिक गुरु शामिल थे। वे डैन हिंग को लिखते और आपस में चर्चा करते हुए देख रहे थे। वह शायद एक छिपा हुआ विशेषज्ञ है। दूसरी युवती उसकी शिष्या बनना चाहती है, लेकिन मूल योजना तो ये थी कि वह तीसरे राजकुमार के गुट में शामिल हो जाएगी। अब हम क्या करें? हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रुको, दूसरी युवती ने उसे वह मैनुअल क्या दिया था? शायद हमें बाद में उसे डराने के लिए स्टार लुओ शाही परिवार के अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपनी अगली चाल के बारे में अनिश्चित होने के कारण वे अवलोकन करते रहे। एक और गुप्त स्थान पर कल वाले तीनों बदमाश भी घात लगाए बैठे थे। वे दान हिंग को देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक लाइब्रेरियन है, तो उसके पास इतनी शक्तिशाली क्षमताएं कैसे हैं? हमें पूरी रात घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया। अगर आप कहते हैं कि वह शक्तिशाली नहीं है, तो ये सरासर बकवास है। मुझे लगता है कि हमें उसकी बात सुननी चाहिए। वह शायद हमें नहीं मारेगा। अगर हम इस छोटे से शहर से भाग जाएं तो क्या होगा? वह हमें पकड़ नहीं पाएगा। उनकी राय पूरी तरह से बिखरी हुई थी, जिससे वे पहले की तरह ही अनिर्णायक स्थिति में थे। जल्द ही गू युएना जू झूकिंग के साथ लौट आया। डैन हिंग को अभी भी नियमावली में संशोधन करते देख गू युएना ने मुंह बनाया। उसने जू झूकिंग की ओर मुड़कर कहा, जब मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूंगी तब देखना। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्ची श्रेष्ठता क्या होती है। किसी और की ध्यान तकनीक में बदलाव करके उस पर निर्भर रहना यह असली कौशल नहीं है। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। हालांकि वह डैन हिंग जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसने बुद्धि के मामले में हार मानने से इनकार कर दिया। जू झूकिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराया और चुप रही। उसने चुपके से डैन हिंग के हाथों में मौजूद मैनुअल पर एक नज़र डाली, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, जिससे वह निराश हो गई। वह गू युएना के पीछे कमरे में चली गई। जब दोनों महिलाएं बाहर आईं, तो डैन हिंग अभी भी अपने संशोधनों में डूबा हुआ था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह किसी गतिरोध में फंस गया हो। जू झूकिंग अपने लंबे बालों को सुखाते हुए धीरे धीरे उसके करीब सरकती गई और उसके हाथों में मौजूद मैनुअल को देखने की कोशिश करने लगी। गू युएना ने उसकी जिज्ञासा को भांप लिया। वह मानव आत्मा गुरुओं को इतनी अच्छी तरह समझती थी कि उसे पता था कि ध्यान तकनीकें किसी कबीले की ताकत के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं।
पतिदेव, जुकिंग की तकनीक में असाध्य परिवर्तन मत कीजिए, इससे संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गुएना के पास ही रैक रिक्लिनर कुर्सी पर क्लाइमिनियम में लैंट्री बनी आराम से कॉलोनी थी और डैन हेंग के हाथों में किताब देखने के लिए उनके शरीर को फैलाया गया था। डैन हेंग ने जू झूकिंग से कहा, मैंने पहले आत्मा स्वामी साधना प्रणाली का अध्ययन किया है। आत्मा सम्राट स्तर तक ज्ञान के बाद मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन मुझे ध्यान तकनीक के बारे में कुछ जानकारी है। ये जू झूकिंग को अंततः तल्ली मिल गया। अरे, गु युएना ने किराने से पलकें झपकाईं। उसने कहा था कि डैन हेंग इंसान नहीं था, तो वह आत्मा स्वामी कैसे बन गया? उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से जागृत हो गई थी। उसकी अंतिम चमक सामने आए और उसने डैन हेंग की एस्टा खींचा ली। पतिदेव, मुझे अपनी वीर आत्मा और आत्मा की अंगूठियां दिखाओ। जू झूकिंग ने भी उम्मीद जताई कि भारी संबंधों से उसकी ओर देखा जाएगा। हालांकि डैन हेंग अब उनके शिक्षक थे, फिर भी उनके बारे में कई रहस्य बने हुए थे। डैन हेंग ने गु युएना की तरफ एक नज़र डाली। वह अपने स्वभाव के बारे में बताती है, अगर उसने अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं किया तो वह उसे असली रूप से परेशान करती रहती है। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और एक हरे रंग के ड्रैगन का उपहार प्रकट किया। उनका एकमात्र हीगन का सिर था, जो उनके ऊपर तैर रहा था, आदर्श सजीव और यथार्थवादी, और एक प्राकृतिक गतिशील आहा आकर्षण था। उनकी उपस्थिति में कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन उनके दृष्टिकोण ने ही विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दिया था। उसी समय उसके नीचे से 6 आत्मा के स्वर उठे, लाल, हरा, सफेद, नारंगी, इंद्रधनुषी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हरे ड्रैगन को देखते ही गु युएना को ऐसा लगा मानो वह अपने जन्म के क्षण में लौट आए हो। उसे क्षणिक झलक याद आ गई जब उस पर एक अमिट छापी छोड़ गया था। जू झूकिंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा तक हिल गई हो। उन्होंने पहले भी स्टार लुओ सम्राट की श्वेत बाघ की मार्शल आत्मा का अवलोकन किया था, लेकिन इस हरे ड्रैगन की तुलना में अंतर दिन और रात जैसा था। और उसकी आत्मा गूंज उठती है। पहले 2 लाल रचनाएं तो पहले से ही धरती को हिलाने वाले थे, लेकिन बाकी 4 छल्लों का क्या हुआ? अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहीन सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 9, उन्नत ध्यान विधि, निःशुल्क वेब उपन्यास। ध्यान की सर्वोत्तम विधि। जैसा कि सभी जानते हैं, डोलुओ महाद्वीप में आत्मा के छल्लों के केवल 5 ज्ञात रंग हैं। 10 साल की रचना सफ़ेद के लिए, 100 साल के छल्लों के लिए पीला रंग, 1000 साल के छल्लों के लिए रंग नीला, 10,000 साल की छल्लों के लिए काला, 1 लाख साल के छल्लों के लिए लाल रंग। कथित पौराणिक कथाओं 10 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठियों को कभी भी आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन कौन विश्वास करता है कि 10 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी सफ़ेद, कच्ची या बहुरंगी भी हो सकती है? डुलुओ महाद्वीप की आत्मा की अंगूठी क्या थी? स्टार लुओ साम्राज्य के काले वस्त्रधारी स्वामी आत्मा मंदिर में रखे 6 आत्मा के छल्लों को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गए। वे पले भी नहीं झपका पाए, काफी देर तक स्थिर रहे और फिर अचानक से आ गए। ये किस तरह का मजाक है? उसके पास आत्मा के छल्लों की नकल करने की कोई आध्यात्मिक क्षमता होनी चाहिए, है ना? अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन उसका दबाव, यहाँ भी मुझे अत्यधिक भय का अनुभव हो रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि यह नकली है? किस तरह का आत्मा सम्राट इतना भयानक हो सकता है? लेकिन उस दिव्यात्मा की अंगूठी का क्या मतलब है? काले कपड़े पहने लोगों ने कई बार माली को अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। इस मोड़ पर वे अब अचानक कोई कदम नहीं उठा सकते थे। यह आदमी बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक था। वैसे हमारी जांच के आधार पर उसे कोई बुरा व्यक्ति नहीं लगता। अगर दूसरी कुमारी अपना उसे टीचर फेल चाहती है, तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें बस गुप्तकर चीन रक्षा करनी है। हम पहले कोई निर्णय लेने से पहले जू परिवार द्वारा किसी के उद्यम का इंतजार करेंगे। काले कपड़े पहने हुए लोग जल्दी ही एकमत हो गए। इसी बीच एक और अंधेरे कोने में विश्छल उस दुष्ट टिकड़ी के 3 सदस्यों ने एक दूसरे के चेहरे को कुचल दिया, जिससे उनके चेहरे का एक हिस्सा सूख गया। क्या ये सिस्टम हुआ था? क्या सच में देवात्मा की अंगूठियां भी होती हैं? ये तो अजीब हैं। धिक्कार है, गौ काओ बोले, तुमने हमें गंभीर मुसीबत में डाल दिया है। वे 3 तिहाई से कांपने लगे। उन विचित्र आत्मा के छल्लों को भूल जाए। ब्लू ड्रैगन के सिर से आंगन वाला भारी दबाव ही उन्हें डराने के लिए काफी था। तियान्या और इकाओ ने तुरंत बोले दोषी ठहराना शुरू कर दिया। इससे पता चला कि इस गड़बड़ी में उन्हें फंसाने के लिए जिम्मेदार था। इस समय तक वे प्रतिरोध करने का विचार पूरी तरह से छोड़ चुके थे। क्या ये संभव है? वे मरना नहीं चाहते थे। बूले रोने ही वाला था। हकलाते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता था। चलो आज दोपहर उसकी बात सुन लेते हैं। तीनों बेचारे घबराकर इधर उधर भागने लगे। आंगन में वापस आकर डैन हेंग ने दोनों समूहों की ओर एक नज़र डाली।
चूंकि वे सीधे तौर पर उसके जीवन में दखल नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने उन्हें भगाने की जहमत नहीं उठाई। फिर उसने ऊपर हवा में तैरते हुए सजीव से दिखने वाले नीले अजगर के सिर की ओर देखा। ऐसा लगा मानो उसकी आंखें उसकी आंखों से मिल रही हों। उसके दिल में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उसने डैन फेंग को एक से अधिक बार देखा था। उसके अतीत के कठोर और फटकार भरे शब्द उसकी पीठ में चुभने वाले कांटे की तरह उसे सताते रहते थे। कई लोगों का मानना था, और वे इस बात पर जोर भी देते थे, कि वह मिंग राजवंश के ड्रैगन सम्राट डैन फेंग थे। लेकिन डैन हेंग ने खुद को कभी उस रूप में नहीं देखा था। वह डैन हेंग था, एक बिल्कुल नया इंसान। भले ही वह उसका अतीत रहा हो, लेकिन उसने उसे खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया। अजगर का सिर धुंध में विलीन हो गया और 6 आत्मा के छल्ले गायब हो गए। तभी गु युएना और झू झूकिंग अपनी तंद्रा से बाहर आईं। गु युएना उठ बैठी, डैन हेंग की बांह पकड़ ली और जिज्ञासा से भरी चमकदार तारों जैसी आंखों से उसे निहारने लगी। पतिदेव, उन सोल रिंग्स का क्या मामला है? वह उन 2 लाल आत्मा के छल्लों को समझ सकती थी, वे 1 लाख साल पुराने छल्ले थे। लेकिन बाकी रंगों का क्या मामला था? ड्रैगन देवता की उत्तराधिकारी होने के नाते उसके पास असाधारण स्तर की बुद्धिमत्ता थी, लेकिन वह भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जू झूकिंग भी उतनी ही उत्सुक थी, और अपने गुरु के प्रति उसकी प्रशंसा बढ़ती जा रही थी। उस शक्तिशाली मार्शल सोल ने पहले ही उसका दिल जीत लिया था, और 6 सोल रिंग्स में एक अनूठा आकर्षण था। डैन हेंग ने अपनी किताब नीचे रख दी। गु युएना अभी भी उसका हाथ हिला रही थी, जिससे उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही थी। ये आत्मा के छल्लों पर मेरे शोध का परिणाम है। नीला छल्ला प्राचीन दिव्य प्राणियों से प्राप्त हुआ है। सफ़ेद छल्ला मैंने स्वयं बनाया है। नारंगी छल्ला मैंने 7 लाख वर्षों तक उन्नत किया है। और बहुरंगी छल्ला आत्मा प्राणियों के एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से निर्मित किया गया है। उन्होंने संक्षेप में समझाया, लेकिन विस्तार से नहीं बताया। हालांकि उसने कभी भी खुद को मजबूत करने के लिए आत्मा राक्षसों का वध करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर वे उस पर पहले हमला करते तो बात कुछ और ही होती। गु युएना को उस बात की खास चिंता नहीं थी, बल्कि हैरानी से उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। तुमने अभी क्या कहा? अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। आत्मा स्वामी हमेशा एक ही आत्मा पशु का शिकार करके आत्मा के छल्ले प्राप्त करते थे। भला किसी ने ऐसा कब किया था? जू झूकिंग थोड़ी सी कांप उठी। उसे शिकायत करने की भी इच्छा हुई, लेकिन जब उसे उन अंगूठियों से अभी अभी महसूस हुई अपार शक्ति याद आई, सफ़ेद अंगूठी को छोड़कर, तो बाकी सभी अंगूठियां निस्संदेह 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके शिक्षक का शोध वास्तव में सफल रहा। डैन हेंग ने उनके आश्चर्यचकित चेहरों को देखा और अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। हालांकि वह ट्रेन में गार्ड था, लेकिन साथ ही साथ खुफिया जानकारी के विश्लेषण का भी जिम्मा उसी पर था। पढ़ने की आदत होने के कारण उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। वह शायद सबसे उत्कृष्ट शोधकर्ता न हो, लेकिन डोलू महाद्वीप पर वह शायद ग्रैंडमास्टर बनने की योग्यता हासिल कर लें। यह महज एक छोटा सा प्रयोग था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आप कमाल के हैं पतिदेव। गु युएना ने अचानक खुद को डैन हेंग पर झपट डाला। उसका आधा शरीर उसकी छाती से दब गया। टक्कर के कारण लेटने वाली कुर्सी लगभग टूट ही गई थी। सौभाग्यवश जू झूकिंग ने तुरंत आकर स्थिति को संभाला। गु युएना के सुडौल शरीर के स्पर्श से डैन हेंग का चेहरा लाल हो गया। उसे इस तरह के घनिष्ठ संपर्क की आदत नहीं थी। विषय बदलने के लिए उन्होंने संशोधित ध्यान पुस्तिका जू झूकिंग को सौंप दी। इसके साथ ध्यान करने की कोशिश करें। इसके बाद डैन हेंग खड़ा हुआ, गु युएना को खुद से अलग किया और उसे वापस उसकी कुर्सी पर बिठा दिया। गु युएना की चमकदार खूबसूरत आंखें शरारत से दमक रही थीं। इस बीच जू झूकिंग पूरी तरह से किताब पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसके पास अपने शिक्षक और शिक्षक की पत्नी के इश्कबाजी पर ध्यान देने का समय नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने संशोधित ध्यान तकनीक पर सरसरी नज़र डाली, उसे चिंता की एक लहर महसूस हुई। उसके परिवार की विधि पूरी तरह से बदल दी गई थी। क्या ये वाकई काम करेगा? उसने हिचकिचाते हुए उस विधि का पालन किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने डैन हेंग की ओर देखा। उसका मुंह खुलता और बंद होता रहा, मानो वह सही शब्द ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही हो। गु युएना ने किताब पर एक नज़र डाली, फिर मुंह फुलाकर डैन हेंग को घूरने लगी। तुम बहुत बुरे हो। तुमने जू झूकिंग की ध्यान विधि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ जू झूकिंग की ओर मुड़ी। चिंता मत करो जू झूकिंग, अपने शिक्षक की पत्नी से इसे तुम्हारे लिए संशोधित करवा लो। तुम्हारा शिक्षक भरोसेमंद नहीं है, लेकिन मैं सचमुच प्रतिभाशाली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जू झूकिंग का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। गुरुजी द्वारा संशोधित ध्यान विधि मेरी मूल विधि से 3 गुना तेज है। वह अपने सदमे को और छिपा नहीं सकी।
जू परिवार ने अपनी ध्यान पद्धति को 1000 से अधिक वर्षों में परिष्कृत करने का प्रयास किया और उन्हें लगा कि यह उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। और फिर भी एक दिन से भी कम समय में उनके शिक्षक ने इसे अभी तक सुधार दिया था। उसकी तुलना में उसका पूर्वज आश्चर्यजनक मूर्खों के झुंड की तरह लग रहा है। इस ध्यान तकनीक से उसकी साधना की गति में उछाल आ जाता है 3 बार, लेकिन अभी तो इतना समय भी नहीं बीता। वू युएना को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अपनी खूबसूरती के बावजूद भी वह इसे इस हद तक हासिल करने में सक्षम नहीं था। उसने किताब लिखी और उसे पढ़ने लगी। उनका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। अगर वह है तो वह ऐसा नहीं कर पाती। और ये हास्य व्यंग्य है कि उसने पहले डैन हेंग पर शक किया था। कितना हास्य है, मैं खाना पकाने जा रहा हूँ। वू युएना ने किताब वापस ली, जू झूकिंग के हाथों में थामा दी और सुलाया सिरा रसोई की ओर से तेजी से चला गया। अध्याय समाप्त।